Hi again. I hope you're doing great and the last video helped you in the revision of GST Act 2017. Now in this video we will cover Income Tax Act 1961. So without wasting any time, let's get started. स्टार्टिंग विथ इनकम टैक्स एक्ट 1961। इसके अंदर सबसे पहले हम कवर कर रहे हैं ऑर्डर नॉट टू रिमूव। इसमें बोला है कि अगर पॉसिबल नहीं है या प्रैक्टिकेबल नहीं है टू टेक फिजिकल पोजेशन ऑफ एनी वैल्यूएबल आर्टिकल और थिंग एंड टू रिमूव इट टू अ सेफ प्लेस ड्यू टू इट्स वॉल्यूम, वेट, अदर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स या डेंजरस नेचर, तो ऑथराइज्ड ऑफिसर जो है वो सर्व कर सकता है एक ऑर्डर ओनर के ऊपर या उस पर्सन के ऊपर जो कि इमीडिएट पोजीशन और कंट्रोल में है उस वैल्यूएबल आर्टिकल और थिंग के, दैट ही शैल नॉट रिमूव, पार्ट विथ और अदरवाइज डील विथ इट एक्सेप्ट विद द प्रायर परमिशन ऑफ द ऑथराइज्ड ऑफिसर। और ये जो एक्शन लिया जाएगा इसको हम सीजर जो है वो मानेंगे, तो सच एक्शन डीम टू बी सीजर। इसमें एक चीज बोलिए कि नथिंग कंटेन्ड शैल अप्लाई ऑन एनी वैल्यूएबल आर्टिकल और थिंग जो कि स्टॉक इन ट्रेड है बिजनेस का, उस पे जो है ये एप्लीकेबल नहीं होगा जो भी ऑर्डर पास करा जाएगा। उसके बाद इसमें 132 सबसेक्शन 3 दिया हुआ है। इसके अंदर लिखा है 132 सबसेक्शन 3 में कि ऑथराइज्ड ऑफिसर जो है वो सीजर यानी जहां पर भी प्रैक्टिकेबल नहीं है टू सीज एनी सच बुक्स, अदर डॉक्यूमेंट्स, मनी, बुलियन, ज्वेलरी, अदर वैल्यूएबल आर्टिकल और थिंग, उनका सीजर करना अगर प्रैक्टिकेबल नहीं है फॉर रीजंस अदर देन मेंशन्ड अबव, तो जो रीजंस हमने ऊपर पढ़े थे वॉल्यूम, वेट, अदर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, डेंजरस नेचर, ठीक है, उसके अलावा अगर कोई रीजन है और उस कारण से बुक्स, अदर डॉक्यूमेंट्स, मनी, बुलियन, ज्वेलरी, अदर वैल्यूएबल आर्टिकल और थिंग का सीजर करना इज नॉट पॉसिबल, तो वो ऑर्डर सर्व करेगा ओनर या पर्सन पे इन इमीडिएट पोजीशन और कंट्रोल दैट ही शैल नॉट रिमूव, पार्ट विथ और अदरवाइज डील एक्सेप्ट विद द प्रायर परमिशन ऑफ सच ऑफिसर। ऑफिसर जो है वो नेसेसरी स्टेप्स ले सकता है फॉर एंश्योरिंग द कंप्लायंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन। इसमें एक चीज लिखी है कि 132(8)A जो है उसमें बोला है ऑर्डर जो 132 सबसेक्शन 3 में पास होगा वो मैक्सिमम कितने टाइम के लिए फोर्स में रहेगा, फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 60 डेज फ्रॉम द ऑर्डर डेट। तो जब से ऑर्डर पास हुआ है वहां से 60 डेज के लिए मैक्सिमम वो जो इफेक्टिव रहेगा, उसके बाद में उसका जो वैलिडिटी है वो खत्म हो जाएगी ऑर्डर की, तो ये आपको इसके अंदर ध्यान रखना है। उसके बाद में इसमें एक और चीज लिखी है कि सर्विंग ऑफ ऑर्डर शेल नॉट बी डीम टू बी सीजर ऑफ बुक्स या अदर डॉक्यूमेंट्स, मनी, बुलियन, ज्वेलरी, अदर वैल्यूएबल आर्टिकल और थिंग अंडर क्लॉज 3 ऑफ सबसेक्शन 1। यानी ये किसकी बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं स्टॉक इन ट्रेड की, तो जो भी स्टॉक इन ट्रेड वाला आइटम है उसको लेकर के भी 132 सबसेक्शन 3 में जो लिखा हुआ है वो ऑर्डर पास नहीं हो सकता है। जैसे ऊपर जो सेकंड प्रोवाइजो टू सेक्शन 132 सबसेक्शन 1 है उसमें भी हमने यही पढ़ा कि इसमें जो भी लिखा है वो अप्लाई नहीं होगा किसी भी वैल्यूएबल आर्टिकल और थिंग पे जो कि स्टॉक इन ट्रेड है। वैसे ही 132 सबसेक्शन 3 में भी आप जो ऑर्डर पास कर रहे हो वो स्टॉक इन ट्रेड जो भी है उसको लेकर के आप पास नहीं कर सकते हो, तो ये आपको ऑर्डर नॉट टू रिमूव के अंदर ध्यान रखना है। इसके बाद इसमें दिया है प्रोविजनल अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी सेक्शन 132 सबसेक्शन 9 कैपिटल बी। इसमें बोला है ड्यूरिंग सर्च और सीजर within a period of 60 days from the date on which last of the authorization for search was executed, जो भी ऑथराइज्ड ऑफिसर है वो फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग अगर सेटिस्फाइड है कि फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू प्रोविजनल अटैचमेंट प्रॉपर्टी का करना जरूरी है, तो वो प्रीवियस अप्रूवल लेकर के ऑफ द प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल और डायरेक्टर जनरल और प्रिंसिपल डायरेक्टर और डायरेक्टर अटैच कर सकता है प्रोविजनली कोई भी प्रॉपर्टी बिलोंगिंग टू द असेसी एंड फॉर द सेड पर्पस सेकंड शेड्यूल जो है एक्ट का वो जो है वो अप्लाई हो जाएगा। तो ये ड्यूरिंग द सर्च और सीजर अगर उसको ऐसा कुछ लगता है कि करना जरूरी है फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू तो करा जा सकता है। आपको ध्यान ये रखना है कि टाइम पीरियड क्या इसका 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच लास्ट ऑफ द ऑथराइजेशन फॉर सर्च वाज एग्जीक्यूटेड, ये टाइम पीरियड बस आपको ध्यान में रखना है। एंड दूसरी चीज जो इसमें ध्यान में रखनी है वो ये कि उसको प्रीवियस अप्रूवल की रिक्वायरमेंट है ऑफ द प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल या फिर डायरेक्टर जनरल या प्रिंसिपल डायरेक्टर या डायरेक्टर अगर उसको प्रोविजनल अटैचमेंट प्रॉपर्टी का करना है तो इस पे केस स्टडी जो है वो आ सकती है। दोनों बातें इसके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इसमें दिया हुआ है कि जो भी प्रोविजनल अटैचमेंट 9B में करा गया है वो सीज हो जाएगा आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम द ऑर्डर डेट, तो जब से ऑर्डर पास होगा वहां से 6 मंथ्स के बाद प्रोविजनल अटैचमेंट जो है वो सीज टू हैव एनी इफेक्ट, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इसमें दिया है फेयर मार्केट वैल्यू। फेयर मार्केट वैल्यू में बोला है कि ऑथराइज्ड ऑफिसर जो है वो सर्च और सीजर के दौरान या विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच ऑथराइजेशन फॉर सर्च वाज एग्जीक्यूटेड एक रेफरेंस दे सकता है टू अ वैल्यूएशन ऑफिसर अंडर सेक्शन नंबर 142 कैपिटल ए जो कि एस्टिमेट करेगा फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी और अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा ऑफ द एस्टिमेशन टू द सेड ऑफिसर विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज
फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सच रेफरेंस। तो ये फेयर मार्केट वैल्यू अगर कैलकुलेट करवानी है किसी प्रॉपर्टी की तो रेफरेंस जो है वो वैल्यूएशन ऑफिसर को दिया जा सकता है। कितने टाइम में दे सकते हैं, तो या तो सर्च और सीजर के दौरान दे सकते हैं या फिर 60 डेज के अंदर अंदर दे सकते हैं फ्रॉम द डेट ऑन विच ऑथराइजेशन फॉर सर्च वाज एग्जीक्यूटेड। और जब वैल्यूएशन ऑफिसर अपनी रिपोर्ट बना लेगा तो वो रिपोर्ट उसको सबमिट करनी है 60 डेज के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ सच रेफरेंस फ्रॉम द ऑथराइज्ड ऑफिसर। ये आपको फेयर मार्केट वैल्यू में ध्यान रखना है। उसके बाद इसमें दिया है ऑब्जेक्शंस वाला पॉइंट। ऑब्जेक्शन वाले पॉइंट में लिखा है कि पर्सन जो कि लीगली एंटाइटल्ड है टू द बुक्स ऑफ अकाउंट और अदर डॉक्यूमेंट सीज्ड अंडर सबसेक्शन 1 और अंडर सबसेक्शन 1A, वो अगर ऑब्जेक्ट करता है फॉर एनी रीजन टू दी अप्रूवल गिवन बाय प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर, प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल, प्रिंसिपल डायरेक्टर अंडर सबसेक्शन 8, तो वो एप्लीकेशन देकर के टू द बोर्ड स्टेट करेगा रीजंस फॉर सच ऑब्जेक्शन एंड रिक्वेस्ट करेगा फॉर रिटर्न ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और अदर डॉक्यूमेंट्स जो सीज करे गए। और बोर्ड जो है वो आफ्टर गिविंग एप्लीकेंट एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड पास कर सकता है नेसेसरी ऑर्डर जैसा कि उसको सही लगता है। तो ऑब्जेक्शंस उठाए जा सकते हैं सीजर की तरफ और रिक्वेस्ट करा जा सकता है कि जो भी आपने सीज करा है वो रिटर्न करो। बट इसमें भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन आपको देनी पड़ेगी बोर्ड को और उसमें प्रॉपर्ली रीजंस वगैरह स्टेट करने पड़ेंगे उस ऑब्जेक्शन के लिए। ठीक है, तो ये आपको ऑब्जेक्शंस में ध्यान में रखना है। एप्लीकेशन ऑफ सीज्ड और रिक्विजिशन्ड असेट्स, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें ये बोला है कि जो भी असेट सीज करे गए हैं या रिक्वेस्ट करे गए हैं उनका इस्तेमाल कैसे कैसे करा जा सकता है। तो सबसे पहले पॉइंट जो है उसमें इन्होंने बताया कि उन असेट्स का हम इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर द पर्पज ऑफ डिस्चार्ज ऑफ या फॉर द पर्पज ऑफ रिकवरिंग द अमाउंट ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी या अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी जो हमने असेसमेंट कंप्लीशन पे डिटरमाइन करी। कौन से असेसमेंट कंप्लीशन पे, जो 153 कैपिटल ए में कैरी आउट करा गया, या उस ईयर का जो कि रेलेवेंट टू द प्रीवियस ईयर है जिसमें सर्च इनिशिएट करी गई थी या रिक्विजिशन इज मेड, एंड अंडर चैप्टर नंबर 14B। इन तीनों में से जिस भी असेसमेंट को कैरी आउट करके अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी डिटरमाइन हुआ है उसके डिस्चार्ज के लिए हम असेट्स का यूज कर सकते हैं। अब ये असेसमेंट किसका कंप्लीशन की बात कर रहे हैं, ऑफ पर्सन इन डिफॉल्ट या डीम टू बी इन डिफॉल्ट। तो जो भी पर्सन इन डिफॉल्ट है या जिसको डीम टू बी इन डिफॉल्ट माना गया, असेसी इन डिफॉल्ट का एक कंसेप्ट होता है इनकम टैक्स में, तो उसके बेसिस पे जिस भी पर्सन को डीम टू बी इन डिफॉल्ट माना गया है उसके असेसमेंट के कंप्लीशन पे जो भी लाइबिलिटी आएगी या जो भी उसकी अभी एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी है उसको डिस्चार्ज करने के लिए, उसको रिकवर करने के लिए हम इन असेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज, अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी अराइजिंग ऑन एप्लीकेशन मेड टू सेटलमेंट कमीशन। अगर आपने डिपार्टमेंट के साथ कोई भी केस को सेटल करवाया है तो जो भी सेटलमेंट अमाउंट की आपकी लाइबिलिटी निकल करके आई है उस सेटलमेंट अमाउंट की लाइबिलिटी को भी रिकवर करने के लिए हम उन असेट्स का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। उसके बाद इसमें दो और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए कि जो भी पर्सन है अगर वो एप्लीकेशन दे देता है 30 डेज के अंदर अंदर फ्रॉम द एंड ऑफ मंथ, ठीक है, कि जो भी असेट उसका सीज करा गया उसको रिलीज कर दिया जाए, और वो एप्लीकेशन के साथ साथ में एक्सप्लेन कर देता है नेचर और सोर्स ऑफ एक्विजिशन ऑफ सच असेट टू द एओ सेटिस्फैक्शन। तो क्या करेंगे, जो भी अमाउंट ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी है, उस पर्सन का जो भी अमाउंट ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी है उसको उस असेट में से रिकवर कर लेंगे और जो बचा हुआ पोर्शन होगा उसको रिलीज करा जा सकता है विद द प्रायर अप्रूवल ऑफ प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर टू द पर्सन जिसकी कस्टडी से उन असेट्स को सीज करा गया था। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या असेट को रिलीज करा जा सकता है, असेट को रिलीज करा जा सकता है, लेकिन जो भी कंसर्न पर्सन है उसको एप्लीकेशन देनी है। कितने टाइम में एप्लीकेशन देनी है, 30 डेज के अंदर अंदर फ्रॉम द एंड ऑफ मंथ जिसमें असेट सीज करा गया था। तो अगर असेट को फेब्रवरी मंथ में सीज करा गया था तो फेब्रवरी जहां पर खत्म हो जाएगा वहां से 30 डेज के अंदर अंदर अगर वो कंसर्न पर्सन जिसकी कस्टडी से असेट सीज करा गया था वो एप्लीकेशन देता है तो उस असेट को रिलीज कर सकते हैं। लेकिन उसको रिलीज करते टाइम हम उसका जो कुछ पोर्शन है वो अमाउंट ऑफ एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी के लिए यूज कर लेंगे, बचा हुआ पोर्शन जो है वो उस पर्सन को वापस कर देंगे। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। उसके बाद इसमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो भी असेट या उसका जो भी पोर्शन है उसको आपको रिलीज कर ही देना है, शैल बी रिलीज्ड विद इन 120 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच लास्ट सर्च ऑथराइजेशन अंडर 132 या रिक्विजिशन अंडर 132A वाज एग्जीक्यूटेड। यानी ये मैक्सिमम टाइम लिमिट दी है, ठीक है, कि कितने टाइम तक आप अपने पास रख सकते हो और उसके बाद में आपको रिलीज कर देना है। तो मैक्सिमम 120 डेज तक रख सकते हैं, उसके बाद में रिलीज कर देना है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। उसके बाद इसमें सेकंड बोला है कि असेट्स अगर सिर्फ मनी है या पार्टली मनी या पार्टली कोई और असेट है तो जो भी ऑथराइज्ड ऑफिसर है वो मनी को अप्लाई कर सकता है इन डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी, जो हमने ऊपर क्लॉज 1 में रेफर करी, यानी अमाउंट ऑफ एनी एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी, अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी जो असेसमेंट पे डिटरमाइन होगी और अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी जो सेटलमेंट एप्लीकेशन पे अराइज हो रही है। और असेसी जो है उसको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा ऑफ सच लाइबिलिटी टू द एक्सटेंट ऑफ मनी अप्लाइड। तो अगर सिर्फ मनी वाला केस है या पार्टली मनी पार्टली अदर असेट है तो मनी जो है उसका यूज करा जा सकता है फॉर द पर्पज ऑफ डिस्चार्ज ऑफ लाइबिलिटी जो 1 में बोली गई है। उसके बाद थर्ड में लिखा है असेट्स कौन से, मनी के अलावा अगर असेट्स हैं सिर्फ,
मनी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, सिर्फ दूसरे ही कोई असेट्स हैं, तो उनको भी अप्लाई करा जा सकता है फॉर डिस्चार्ज ऑफ क्लॉज 1 वाली जो अनडिस्चार्ज लाइबिलिटी है। जो भी अनडिस्चार्ज लाइबिलिटी है, जो अभी तक डिस्चार्ज नहीं हुई है, उनके लिए आप उन असेट्स का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, इसके लिए हम असेट्स को अंडर डिस्ट्रेंट मानेंगे और ऐसा मानेंगे कि ये जो डिस्ट्रेंट ऑर्डर है असेट्स का, किसने इफेक्ट करा है, बाय द असेसिंग ऑफिसर या टैक्स रिकवरी ऑफिसर अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, मतलब जिनको ऑथराइज करा गया है। ठीक है, और किसने ऑथराइज करा है, फ्रॉम प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर, प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर, एंड द ऑथराइज्ड ऑफिसर या टैक्स रिकवरी ऑफिसर में रिकवर द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटीज बाय सेल ऑफ सच असेट्स। वो उन असेट्स को बेच करके क्या कर सकते हैं, अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी रिकवर कर सकते हैं। और ये जो बेचने का तरीका होगा, ये कहां पर दिया है, थर्ड शेड्यूल के अंदर दिया हुआ है। तो आपको ये 3 पॉइंट जो इसके अंदर याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो 132 कैपिटल बी जो है इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम। उसके बाद इसमें लिखा है इंटरेस्ट ऑन असेट सीज्ड, ये भी इसी से एक रिलेटेड पॉइंट है जो सेक्शन 132 कैपिटल बी सबसेक्शन 4 में दिया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो सिंपल इंटरेस्ट पे करेगा एट द रेट 0.5% एवरी मंथ और पार्ट ऑफ मंथ ऑन अमाउंट बाय विच, कितने अमाउंट पे करेंगे ये इंटरेस्ट, उस अमाउंट पे बाय विच द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ मनी जो हमने सीज करा था अंडर 132 या रिक्विजिशन करा था अंडर 132 कैपिटल ए, उसमें से पहले आप माइनस कर दो क्या चीज, अमाउंट ऑफ मनी जो कि रिलीज कर दिया गया अंडर फर्स्ट प्रोवाइजो टू क्लॉज 1 ऑफ सबसेक्शन 1 एंड ऑफ द प्रोसीड्स इफ एनी, जो कि असेट्स आपने बेचे हैं टुवर्ड्स द डिस्चार्ज ऑफ एग्जिस्टिंग लायबिलिटी रेफर्ड टू इन क्लॉज 1 ऑफ सबसेक्शन 1, जो हम ऊपर पढ़ के आए, एक्सीड करता हो किस अमाउंट को, एग्रीगेट अमाउंट को विच इज रिक्वायर्ड टू मीट द लायबिलिटीज रेफर्ड टू इन क्लॉज 1 ऑफ सबसेक्शन 1 ऑफ दिस सेक्शन। अब इसका एग्जांपल है, उससे बेटर क्लैरिटी आ जाएगी कि अगर एग्रीगेट अमाउंट ऑफ लायबिलिटीज 1000 है, एग्रीगेट अमाउंट ऑफ असेट जो आपने सीज करे थे, यानी जो मनी आपने सीज करा था 132 में या 132 कैपिटल ए में, वो 2000 है, जो अमाउंट आपने रिलीज कर दिया वो 100 है, और जो अमाउंट ऑफ प्रोसीड्स आपने रियलाइज कर लिया असेट्स बेच करके वो 200 है। तो अमाउंट एट विच इंटरेस्ट विल बी पेड वो कैसे कैलकुलेट होगा, जो भी एग्रीगेट अमाउंट ऑफ असेट्स है उसमें से पहले माइनस कर दो जो रिलीज कर दिया गया है और जो प्रोसीड्स रियलाइज हो चुके हैं, यानी 100 माइनस कर दो और 200, यानी इन टोटल 300 माइनस करना है। तो 2000 में से 300 माइनस कर देंगे और फिर उसके बाद में जो एग्रीगेट अमाउंट ऑफ लायबिलिटीज है वो माइनस कर देंगे। तो 2000 माइनस 300 1700, 1700 माइनस 1000, यानी जो 700 का अमाउंट है उस पे क्या होगा, इंटरेस्ट जो है वो पे करा जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट 0.5% फॉर एवरी मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। तो अगर से फॉर एग्जांपल 3 मंथ्स का करना है तो इजी हो गया कि 3 मंथ्स मल्टीप्लाइड बाय 0.5, लेकिन अगर 3.5 का है तो 3.5 मंथ्स को आप क्या मान के चलोगे, 4 मंथ्स मान के चलोगे। ठीक है, और 4 मंथ्स मल्टीप्लाइड बाय 0.5% आपको जो है टोटल कितना इंटरेस्ट देना है वो समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से कैलकुलेशन होगी, ये चीज ध्यान में रखना, इस पे आपको केस स्टडी आ सकती है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी आ सकती है। उसके बाद इसमें दिया ये इंटरेस्ट कितने टाइम पीरियड का हम कैलकुलेट करेंगे, यानी कब से रन करना चालू हो जाएगा ये इंटरेस्ट। तो उसमें बोला है फ्रॉम द डेट इमीडिएटली फॉलोइंग द एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ 120 डेज, बिकॉज 120 डेज के लिए मैक्सिमम आप अपने पास रख करके रख सकते हो, उसके बाद में आपको रिलीज करने होते हैं असेट्स, हमने ऊपर पढ़ा। तो फ्रॉम डेट इमीडिएटली फॉलोइंग एक्सपायरी ऑफ पीरियड ऑफ 120 डेज, या फ्रॉम द डेट ऑन विच लास्ट ऑफ ऑथराइजेशन फॉर सर्च अंडर 132 या 132 ए वाज एग्जीक्यूटेड, और कहां तक का, टू द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट अंडर सेक्शन नंबर 153 ए और चैप्टर 14 बी। तो 120 डेज जहां खत्म होंगे वहां से, या लास्ट ऑथराइजेशन जब भी एग्जीक्यूट हुआ था, ठीक है, उस डेट से लेकर के जो भी असेसमेंट कंप्लीशन की डेट है वहां तक का इंटरेस्ट जो है वो पे करना है। ये आपको याद रखना है कि टाइम पीरियड ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। ये है पूरा फर्स्ट पार्ट इनकम टैक्स का जो आपको ध्यान में रखना है। I hope this video helped you in the revision of the provision discussed and get better understanding of the provision. Thank you so much for watching this video, and I will see you in the next one.